अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 11 जनवरी बरोज़ मंगल 2022 और आप 7:15 बजे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। सोशल मीडिया टीम बड़ा कहती है कि आप कहा करें चैनल सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आप तक ये है कि सच्ची और हक़ाइक़ पर मबनी और एक माहिराना गुफ्तगू पहुँचाई जाए ताकि सच पता चल सके। इस मेन मीडिया स्ट्रीम पे जो कुछ हो रहा है ना, और वो लम्हा फ़िक्रिया है। बहरहाल हमारा तो काम है अपने हिस्से की शमा जलाते रहें और वो हम जला रहे हैं। 2-3 इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारियां, मैं ख़बर दे चुका हूँ आपको। आज फवाद चौधरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जनाब नवाज जो है ना, नवाज शरीफ को बाहर भेजने में शहबाज शरीफ जो है ना वो बराबर के कसूरवार हैं और उन्होंने ये सारा प्लान किया। वो इसलिए वो ये ख़बर कुछ इसलिए दुरुस्त है कि लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन शहबाज शरीफ ने की थी और ये इजाज़त भी शहबाज शरीफ की आईनी दरख्वास्त पर हुई है और इस पिटीशन को आगे चैलेंज नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और नवंबर 2019 मार्च के तीसरे हफ्ते में लगाने का कहा था और मैं ऑर्डर बार बार चलाता हूँ, फिर बैकग्राउंड पे चलाऊँगा। नवाज शरीफ का भी अंडरटेकिंग और शहबाज शरीफ की भी अंडरटेकिंग। गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, अब जो भी आप कहें इस बात को सामने रखते हुए, यानी गुड कॉप बैड कॉप, अवाम को तो बहरहाल बेवकूफ़ बना दिया और हमारे अदालती निज़ाम पे या इंसाफ के निज़ाम पे उंगलियां उठा दी। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम कैसे मुल्क से बाहर चला गया और मेडिकल की बुनियाद पर गया और हर एक को पता है वहाँ किसी हस्पताल में जाके दाखिल नहीं हुआ और अपना हस्पताल में जो बीमारी की है, यानी आप अंदाज़ा वहीं खड़े हैं ना कोई ऑपरेट कराया, ना कोई मेजर सर्जरी हुई। और कहा गया था हुकूमत पाकिस्तान को, हाई कमीशन को रब्ता करने के लिए। फवाद चौधरी कहते हैं रब्ता किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये उनका कहना। लेकिन इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका और जो मैंने बातें की थी आज वही फवाद चौधरी ने भी दोहरा दी। मैं पहले तो वो फ़ैसला भी चल रहा है, एफिडेविट भी चल रहा है, उसके पीछे आईने पाकिस्तान 1973 मेरी किताब यहाँ से कोई लगता है ले गया, गायब कर गया, चलें कोई बात नहीं, करीब नहीं पड़ी। हलफ, अब मैंने अब ये जो हलफ लेता है इस ऑर्डर में अंडरटेकिंग ली थी और मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है वापस ना आने के ऊपर। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी अदालत में झूठ बोलने पे, गलत बयान देने पे कार्रवाई हो सकती है। हाँ, फवाद चौधरी ने तो कह दिया कि नाअहली का केस करेंगे। अभी तक तो बहरहाल मैंने 2 केसेस आपके सामने भिजवा दिए, कुछ असर नहीं हुआ। अपना इसहाक डार के बारे में लेटेस्ट भी मैंने भिजवाया है। बहरहाल हम तो आप तक बताते रहेंगे यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पर, बड़ी क्लैरिटी के साथ जो बातें सामने रही हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि पिछली रिपोर्ट और अगली रिपोर्ट, ये डॉक्टर डेविड लॉरेंस, ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया नहीं है जो जिस तरह की वो ख़बरें अब रिपोर्टें बनाकर, आप देखें ना, हमें याद है कि हमने जब छुट्टी करनी होती थी हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनाया करते थे ना जाली, और जाकर दे देते थे स्कूलों भी, कॉलेजों में भी, कई दफ़ा अदालतों में भी दे देते, तो चेक हो जाएगा मसला। लेकिन ये सर्टिफिकेट तो पता आपको मिल जाते हैं और इंग्लैंड में तो भरमार है इस तरह की। सवाल है यहाँ आपको, अगर आपको एक दिखे ना, एक बंदे को सज़ा हुई है, सज़ा भुगतनी है, वो तो ज़मानत एंजॉय कर रहा है ना, ज़मानत उसकी मनसूख हो चुकी हैं एवनफील्ड में भी और अल अज़ीज़िया में भी, लेकिन आपके सामने आराम से फिर रहा है, कर रहा है। तो ये तो अगर देखा जाए तो उन लोगों का क्या कसूर है जो सज़ाएँ भुगत रहे हैं। बहरहाल ये निज़ाम का हमारा हिस्सा है, जो बात आपको समझनी है। और अब हुकूमत जाग चुकी है, काबीना ने फ़ैसला कर लिया है, अटॉर्नी जनरल बाकायदा दरख्वास्त देंगे। और मैंने आपको ये भी कह दिया था, वहाँ बताना पड़ेगा कि हमारे हाई कमीशन ने कितनी कोशिश की है चीज़ें लेने की, डाटा लेने की।
कुछ रिपोर्टें वो डेविड लॉरेंस की बनी या अदालतों में पेश करते रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि नैब ने भी कोशिश कोई नहीं की और ना ही कोई कोशिश की गई ये दरखास्तें अदालत में बाकायदा मुकर्रर की जाए। ना ही लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की दरखास्तें मुकर्रर की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और आसफ अली जरदारी साहब नैब की अदालत में पेश हुए। प्रोसीडिंग में मैं आपको बताऊंगा क्या हुई है वहाँ पर, और इन हाउस की तब्दीली के लिए पुरुमीद है और कहा और इंशाअल्लाह बेहतर होगा। आपको याद है आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि इनके राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकी में, फिर वो शहबाज शरीफ का भी आ गया। और आज एक मैं आपको ख़बर साथ साथ इन बिटवीन ही देता चलूँ कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ को कमांड नहीं देना चाहते हैं और कमांड के लिए तैयारी उन्होंने की है यहाँ शाहिद खाकान अब्बासी की। लेकिन याद रखिएगा नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ को आगे लेके आएगा। ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी की हम सब लोगों को बताने के लिए, आसपास लोगों को बताने के लिए यही देते हैं, और वो इंतज़ार कर रहा है अल अज़ीज़िया के केस में बरीयत का, और आगे जो कमांड उसने देनी है उसने मरियम नवाज़ को ही देनी है। ये हम और आपको ये वक्त गुजार रहे हैं अगले इलेक्शन तक का, या इस तरह का ड्रामा हालात ऐसे बना के इन हाउस तब्दीली के कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी वो बातें हैं। असली दर जैसे मैंने आपको बताया कि एहतसाब अदालत में पेश है, तो गैर रस्मी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी और पहले दिन ही कहा था कि हुकूमत नहीं चलेगी। ये कहना वक्त ने साबित कर दिया कि नाअहल लोग हैं, अवाम तंग आ चुके हैं और हुक्मरानों से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के PDM का हिस्सा बनने या ना बनने के हवाले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। इसे सियासत कहते हैं। और आपको पता है आसफ अली जरदारी के न्यूयॉर्क प्रॉपर्टीज़ के केस में अनएक्सप्लेन्ड है, उन्होंने ज़मानत मंजूर का गिरफ़्तारी जो है ना कबल गिरफ़्तारी मंजूर कर ली है और नैब की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा हो गई। फरवरू नाइक वकील जो है वो पेश हुए और मंजूर करने की बात की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब ने भी देखिए ना, नैब का याद रखिएगा सेक्शन 18 बैकग्राउंड पे चला रहा हूँगा, वारंट ऑफ अरेस्ट जाने करना पड़ते हैं, साथ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देनी पड़ती है। वो कहते हैं हमने जब किया ही नहीं, लेकिन जब वारंट ऑफ अरेस्ट ही नहीं जारी किए तो फिर गिरफ्तार तो होना नहीं है ना। और जो बशीर है उन्होंने महफूज फैसला सुना दिया, गिरफ्तारी ज़मानत कबल गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर कर ली है और अगर गिरफ़्तार करना होगा तो नैब अदालत से रुजू करना होगा, ये नैब की अदालत ने कहा है। अच्छा, मैं साथ साथ बड़ी मज़ेदार जो आर्गूमेंट हुए ना, और मैंने कमाल, नैब ने इस केस में ताहाल आपको पता है रेफरेंस दायर नहीं किया। इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है, ये कहा सेक्शन 18 और के मुताबिक इंक्वायरी के दरमियान गिरफ्तारी नहीं बनती। ये उनका सेक्शन 18 और 9 के कॉन्टेक्स्ट में बात है। और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं सुहेल आरफ मुखालफत की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले का हवाला दिया कि गिरफ्तारी से कबल मुलज़िम को आगाह किया जाएगा। ये नैब ने कहा ये वापस हो चुका है कि गिरफ्तारी से कबल का आर्डर में कहा कि गिरफ्तारी से कबल मुलज़िम को आगाह किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अब इसी को सामने रख कर अब आप देख सकते हैं। और ये साथ उन्होंने कहा कि जो है न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी की तहकीकात चल रही हैं और ये इन्होंने मान भी लिया है कि गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं है, यानी वारंट ऑफ गिरफ़्तारी जारी नहीं की है। चेयरमैन नैब को किसी भी गिरफ़्तार करने का इख्तियार मौजूद है। चेयरमैन नैब किसी भी मरहले पर वारंट गिरफ़्तारी जारी कर सकते हैं। फ़ारूक नाइक ने कहा अपना जी हमें कोई शौक़ नहीं कि अदालत में आने का, ये उन्होंने साजो सामने रखी। किसी को ख़तरा होता है तो अपने आप को महफूज रखने के लिए अदालत रुजू करता है और नैब से पूछते हैं कि सो फार का मतलब क्या होता है। जज एहतसाब सो फार से मतलब है फॉर द टाइम बीइंग, अभी अब बात जो कहने जा रही हैं। और फ़ारूक नाइक की नैब प्रोसिक्यूटर जाने दी गई ऑर्डर की मुखालफत। पहले ये देखना होगा कि ऑर्डर में अब सेट असाइड हुआ है या नहीं। हाँ, मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मांग रही है फ़ारूक नाइक का। और कमाल की बात है ना, जब ये बात कर रहे थे ना मोबाइल फ़ोन बच गया और मोबाइल फ़ोन की रिंग टोन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी उन्होंने समात रोक दी। ऐसे लग रहा है किसी का बच्चा रो रहा है और अदालत में कह के भी हुए और अमले को कहा कि फ़ोन ले लें आप इनसे
और नैब के, अब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नैब के दलाल पर बच्चे भी हो पड़े। यानी ये मजाक हो रहा है वहाँ पर बैठे, और हमने अभी दलाली शुरू ही नहीं की है, नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा। और नैब का गिरफ्तारी का अगर कोई इरादा है तो बताएं, जब इंक्वायरी चल रही है तो नैब वाजे क्यों नहीं। और साथ उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में आज पेश की है। आपके सामने ये मैं बता दिया, महफूज फैसला उन्होंने बता दिया। आगे चलते हैं, ये बड़ा अहम एक इशू है सिंध हाई कोर्ट में JS बैंक में ना, और आर्टिफिशियल सोने 55 करोड़ रुपए की फ्रॉड का केस है, बैंक के मुलाजमीन और दीगर के ख़िलाफ़ है। और आपको पता है प्राइवेट बैंक्स में ये अमूमन बात है, लोग फ्रॉड का जिक्र करते हैं। पुलिस ने तफ्तीश सब सिंध के अंदर आपको पता है किसी ने क्या करनी है, और पुलिस ने कभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की है। इकबाल कड़ोरो, जस्टिस इकबाल कड़ोरो ने पूछा क्या तफ्तीशी अफसर ने इस किस्म के फ्रॉड की तहकीकात पहले की हैं। हवाला हुंडी में मुलव्वस लोग ही तो असल मुल्क दुश्मन है। आज जो कुछ कौम मुल्क भुगत रहा उसकी जिम्मेदारी हवाला हुंडी तो है। हवाला हुंडी ने तो मुल्क में सारी तबाही मचा दी है। मुल्क दुश्मनों को छोड़ने की वजह से कौम इस नहज तक पहुँच चुकी है। बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए उन्होंने। पुलिस सिर्फ 13D केस की तहकीकात कर सकती है। बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ, इसकी तहकीकात नैब या FIA करनी चाहिए, जैसे इकबाल कड़ोरो का है। मुलजिम के ख़िलाफ़ कोई सबूत है तो पेश करे। और इस पर तफ्तीश अफसर ने कहा जी मैं फ़ाइल लेकर नहीं आया। क्या आपको IG बुलाए तो ऐसे उठकर चले जाते हैं। पुलिस की नाकस तफ्तीश की वजह से मुलजिम छोड़ दिए जाते हैं। ये बात तो हकीकत है। एक हसास है, दूसरा तफ्तीशी अफसर ने कारीगरी दिखाई है इससे केस में, और केस ख़राब हो चुका है, ये तफ्तीशी अफसर ने बताया है। और मुलजिमों को जेल में बंद किया हुआ है। कुछ हो तो साबित करें, इस संगीन गैर जिम्मेदारी पर क्यों ना आपको मुअत्तल कर दें। अदालत के रिमार्क से नाकस तफ्तीश और मुलजिम को ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दे दें तो कहा जाएगा अदालत ने छोड़ दिया। और यहाँ पहले सुनते थे बैंक सबसे महफूज जगह है। ये देखें जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, आजकल जो बैंकों में हो रहा है शायद ही किसी कहीं कुछ ऐसा होता हो। मुलजिम आयशा मिर्ज़ा कौन है, क्या कारोबार करती है। मुलजिम ने बैंक मुलाजमीन की मिली भगत से फ्रॉड किया, वो तो हम सब कह रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ करती है। आयशा मिर्ज़ा का प्रॉपर्टी के कारोबार में हिस्सा है, ये ख्वाजा नवीद जो वकील है उन्होंने बताया। और 55 करोड़ पे बड़ी रकम है, ऐसा फ्रॉड अकेले कोई कर नहीं सकता। मुलजमा जो है ना जी, हवाला हुंडी का काम कारोबार करता है, और वो ये भाई हैं आपस में मुंतकिल करता था। और मुलजिम इंडियन कॉल सेंटर चलाता था। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें, कोई सबूत मौजूद नहीं है। अब ये जो सारी जैसे इकबाल कड़ोरो के सामने ये सारी बातें आई हैं, और यहाँ पर उनका सवाल था कैसे पता चला कि फ़्रॉड में कौन कौन मुलव्वस है। बैंक के ऑडिट रिपोर्ट में तफसीलात सामने आई हैं। और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा पुलिस ने क्या तहकीकात की हैं, पुलिस को तहकीकात का इख्तियार नहीं है, ये उन्होंने कहा है। और जो भी दस्तावेजी और CDD वगैरह सबूत पेश किए जाएँ। और ट्रायल कोर्ट ने 7 मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। अब ये बड़े बड़े फ्रॉड हैं जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, यहीं से समझ आते हैं। और हम आपको अब लेके चलते हैं अगले केस की तरफ। और बड़ा अहम केस है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। और ये कराची में सुना गया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर। जस्टिस काजी फैसा के एक केस का जो उन्होंने हाफ़िज़ कुरान के नंबर मिलने के बारे में, उस केस का इंतज़ार कर रहा हूँ, उस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। ये लापता शहरी केस में 4 CID के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का मामला था। राजा उमर ख़ताब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ सरकार की दरख्वास्त है। बाजियाब शहरी जो है ना, वो नदीम जो है ना पटेल, वो अदालत में पेश हो गया। हमें नहीं बताया गया कि आप वापस आ चुके हैं। इसके लिए प्रोसिक्यूटर की सर्जिश की, मुझे अगवा किया गया था, मैं सितंबर 2020 को वापस आ गया। आप अंदाज़ा लगा लें यहीं से। हम लापता केस का सख्त नोटिस लेते हैं। लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। जस्टिस काजी ईसा ने कहा अगर किसी पर कोई मुकदमा है तो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और चूहा भी ना निकला ये। और हमने सख्त नोटिस लिया, हमें पता चला कि लापता शहरी तो पहले ही वापस आ चुका है। और सिंध हाई कोर्ट के मुकदमा दर्ज करने के हुक्म पर अमल दरामद हो चुका है। अदालती हुक्म पर फिरोज़ाबाद थाने में राजा उमर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले, जैसे मैंने कहा, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के हवाले से 20 नंबर जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान को देने हैं। अब उन पे उन्होंने जो रिमार्क्स दिए तो लोगों ने बड़े मुझसे सवाल किए हैं। मैं बहरहाल सवाल की बजाय मैं इंतज़ार कर रहा हूँ फ़ैसला आ जाए, फिर उस पर गुफ्तगू करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।